आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रिएजेंट्स का अगला टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लीवेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कि किस तरीके से हम एल्कीन के जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसकी ब्रेकिंग करवाएंगे। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने सबसे पहले बेयर्स रिएजेंट के बारे में पढ़ा और फिर हमने क्या पढ़ा? ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोग सोडियम पर आयोडेट लेके आते थे या फिर पर आयोडिक एसिड लेके आते थे या फिर लेड टेट्रा एसीटेट लेके आते थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। देखो, सबसे पहले आपको नाम से ही बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर एक्चुअली हम एल्कीन के डबल बॉन्ड के साथ साथ एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड भी तोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर नाम में क्या समझ में आ रहा है? ओजोनो जो है वो ओजोन से आया है और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि ओजोन की प्रेजेंस में ब्रेकिंग होना, तो इसी को हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। अब हमारे पास जो ओजोनोलिसिस होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। ये बात समझनी सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो ओजोनोलिसिस होता है वो होता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक जो ओजोनोलिसिस होता है वो होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। एक होते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस और एक होते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कोई भी एल्कीन है। फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरीके से मैं कोई भी एक जनरल एल्कीन ले लेता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, बाद में एग्जाम्पल हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। और उस एल्कीन के सामने आपके पास एक तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है RO और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है OO। अभी हम रिएजेंट्स की पहचान करेंगे लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ जाओ। और यहाँ पर आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्डिहाइड प्लस कीटोन। पक्की बात है कि ओजोनोलिसिस के दौरान कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। वैसे ही ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में भी आपके पास किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्डिहाइड प्लस कीटोन। अब बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, या तो एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं, मतलब सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस केस में यहाँ पर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आपको यहाँ पर समझना है कि जब हम लोग ओजोनोलिसिस करवाएंगे किसी एल्कीन का तो हम इसमें पक्की बात है कार्बोनिल कंपाउंड मिलने वाले हैं, लेकिन यदि वो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर वह एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यही हमारे पास दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अब आपका सवाल ये आ रहा है कि सर आखिरकार इनके रिएजेंट क्या हैं? तो अब हम थोड़ी सी झलक ले लेते हैं रिएजेंट्स की तरफ। तो देखो, हम लोग दोनों ही रिएजेंट्स को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक तरफ मैं आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट बताता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के रिएजेंट। अब ध्यान से देखते जाना। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में आपके पास जो रिएजेंट होते हैं, सबसे पहली बात इन दोनों में ही क्या होंगे? सबसे पहले स्टेप में ओजोन का मॉलिक्यूल होगा, O3 होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग O3 तो लेते ही हैं, लेकिन O3 के बाद जो ये मैं साथ में लेने जा रहा हूँ यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या तो हम इस तरीके से जिंक डस्ट ले सकते हैं, Zn की बात करते हैं, O3 जिंक डस्ट, या फिर हम O3 जिंक ऑब्लिक ACOH, इस तरीके से ये भी हमारा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है। तीसरा हमारे पास होता है O3 Me2S। चौथा होता है हमारे पास O3 PPS3 और पांचवा होता है हमारे पास O3 Na2SO3। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट रिएजेंट्स हैं फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आपको जो ध्यान देना है वो इस जगह पर ध्यान देना है। सब केस में ओजोन है, लेकिन यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर वहीं पर हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की बात करते हैं तो इसमें O3 है, तो पहले या तो आप H2O2 ले लो इस तरीके से, दूसरा आपके पास O3 है तो आप यहाँ पर Ag2O भी ले सकते हो, तीसरा हमारे पास यहाँ पर अगर O3 है तो आप यहाँ पर CrO3 ले लो। तो ये वेरियस आपके पास क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और भी कुछ होंगे तो उसको हम साथ साथ कभी रिएक्शंस में रिपीट कर लेंगे, लेकिन आपको अभी इतना ध्यान रखना है कि हम इस तरीके से इनके थ्रू पहचान सकते हैं कि वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है या फिर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। बात समझ में आ रही एकदम अच्छे से? ये तो हमारी स्टार्टिंग की बात हो गई। अब हम एक एक करके मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म और फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मैकेनिज्म। देखो ध्यान से सुनना,
हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसकी ट्रिक समझते हैं कि आखिरकार हमें क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करना होता है, उसके बाद हम यहाँ पर मैकेनिज्म समझेंगे। देखो आपके पास यहाँ पर कोई भी इस तरीके से एल्कीन है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप रिएजेंट ले रहे हो O3 और फिर आप या फिर ऐसे इस तरीके से दिखा सकते हो, पहले स्टेप में आपने O3 लिया और दूसरे स्टेप पर आपने क्या ले लिया, यहाँ पर Me2S ले लिया। तो जो ये Me2S है यही तो पहचान होता है रिडक्टिव ओजोलिसिस का। बस इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यहीं से आपको समझ में आने वाला है ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है या फिर रिडक्टिव ओजोलिसिस है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सबसे पहले अगर मैं ट्रिक की बात करता हूँ तो ट्रिक बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, इस तरफ और इस तरफ ऑक्सीजन लगाना होता है। तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और सिमेट्रिकल है यहाँ पर एल्कीन, तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो आंसर करने का तरीका है। तो ट्रिक हमारे पास क्या आ रही है, डबल बॉन्ड हटाओ और ऑक्सीजन लगाओ। ये तो हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका हो गया, लेकिन आखिरकार सर इसका मैकेनिज्म क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पर 1-2 बातें समझो। यहाँ पर सबसे पहले मैकेनिज्म समझने से पहले आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास एल्कीन है और एल्कीन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मैंने आपसे बात की थी एल्कीन में हमेशा क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पर इस तरीके से मैं बना देता हूँ ओजोन का मॉलिक्यूल। आपको पता ही है ओजोन के मॉलिक्यूल का मैं स्ट्रक्चर ऐसे बना सकता हूँ। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट होती है, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आपका ओजोन का मॉलिक्यूल है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, और एल्कीन का मॉलिक्यूल किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इंटरेक्शन हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया। ध्यान से देखो, O इस तरीके से O, और यहाँ पर ये जो आपने पहले फॉर्म किया है इसको हम बोलते हैं मोल ओजोनाइड, मोल ओजोनाइड। और ये जो मोल ओजोनाइड होता है ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ पर जो इसका ब्रेकिंग होता है उसको ध्यान समझना, ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होती है और ये वाली बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, C ऐसे O, और यहाँ पर O- और यहाँ पर प्लस, और लास्ट में हमारे पास क्या होगा, इस वाले केस में हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ऐसे। जरा अगर आप जरा ध्यान देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास इस वाले केस में क्या होगा, ज्यूटर आयनिक इंटरेक्शन होता है। इस वाले केस में हमारे पास क्या होती है, ज्यूटर आयनिक इंटरेक्शन, और ज्यूटर आयनिक इंटरेक्शन की वजह से यहाँ पर इस वाले केस में ये वाला यहाँ पर अटैक करेगा और ये इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पर अटैक कर जाएगा। तो आपके पास जो फर्दर स्टेप में फॉर्मेशन होगा वह फॉर्मेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा, C यहाँ पर O, यहाँ पर C, इस तरीके से O और यहाँ पर। अब जो आपने ये फॉर्म किया है सामने, देखो ध्यान से, ये वाला O मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, इस वाले पे अटैक किया तो आपका ये सीरीज फॉर्म हो गया। इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड, और जो कि क्या होता है, आइसो लेवल होता है, अलग कर सकते हैं, और जो कि उसके कंपैरिजन में क्या होता है, स्टेबल होता है। और जरा याद करोगे तो बचपन से हम यही बनाते आ रहे हैं कि जब भी हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा था तो ओजोनोलिसिस के केस में हम कुछ इसी तरीके से बनाते थे। अब अगले स्टेप में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं Me2S। अब आपके पास जो Me2S आएगा वो अपने लोन पर यहाँ पर इससे अटैक कर जाएगा, ठीक है। ये वाले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये वाले बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होंगे, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो फाइनली आपके पास इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो गया, और साइड प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पर क्या जाएगा, Me2SO- प्लस, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप Me2S डबल बॉन्ड इस तरीके से कर सकते हो। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट का आंसर है वो ये वाला है। तो कहीं ना कहीं ये इनका क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन कैप्चर कर लेते हैं। हम बोल सकते हैं ये क्या कर लेते हैं,
ऑक्सीजन कैप्चर कर लेते हैं, वो जो नेसेंट ऑक्सीजन था जिसकी वजह से जो फर्दर रिएक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास एक ओवरऑल मैकेनिज्म होती है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की। तो मैकेनिज्म पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रिक पर ध्यान दोगे तो आपके कोई भी आंसर सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कैप्चर करने के लिए और भी कुछ यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम PPH3 यूज करेंगे तो इसका किस में हो जाता है ऑक्सीडेशन, PPH3O। ऐसे ही अगर हम Na2SO3 यूज करेंगे तो इसका किस में हो जाता है आपके पास Na2SO4, ऑक्सीजन कैप्चर कर लेते हैं। और अगर हम यहाँ पर Zn यूज करेंगे तो ये पर हो जाता है ZnO। तो ये जितने भी हम यूज करते हैं ये सब किसके काम आते हैं? ऑक्सीजन कैप्चर के काम आते हैं। ये हमारे पास मैकेनिज्म था किसका? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का किस तरीके से मैकेनिज्म होगा। देखो वहां पर ये सारे कार्यक्रम सेम होंगे, लेकिन उसमें जो एल्डिहाइड फॉर्म होगा वो एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होता है। आखिरकार कैसे कन्वर्ट होगा उसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का किस तरीके से मैकेनिज्म होगा। तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का मतलब समझ लो। देखो हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। अगर आपने यहाँ पर एल्कीन लिए है और एल्कीन कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर CH3 है और लास्ट में यहाँ पर H है। अगर यहाँ पर आप O3 ले रहे हो और यहाँ पर आप लेते हो H2O2, अब आपको H2O2 से ही समझ में आ जाएगा ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है। तो इस वाले केस में क्या करोगे? आपके पास एक तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा और एक यहाँ पर जो यहाँ से आपके पास क्या फॉर्म हुआ था? एल्डिहाइड CH3CHO, वो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होके वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जो प्रोडक्ट होते हैं वह ऑलवेज कीटोन और एसिड होते हैं। वहीं पर रिडक्टिव में आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड ये होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ, देखो इसका मैकेनिज्म एकदम एज इट इज आपके पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह ही है। सबसे पहले आप पूरा का पूरा मैकेनिज्म करोगे तो आप यहाँ तक लेके आ जाओगे। बस आपको इस स्टेप को समझना है कि आखिरकार एल्डिहाइड का किस तरीके से ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने H2O2 लेके आया तो कुछ इस तरीके से लेके आएंगे। तो ये H2O2 यहाँ पर इस तरीके से अटैक करेगा और ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर प्लस आएगा तो ये वाला H यहाँ पर चल जाएगा। तो फाइनली आपके पास तस्वीर कुछ ऐसी आ जाएगी, CH3COH, यहाँ पर H और यहाँ क्या जाएगा? OOH। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर लगा दिया क्योंकि ये जो H था वो यहाँ पर हमने कर दिया। अब अगली स्टेप में क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड OH प्लस आएगा। और इस वाले केस में देखना ध्यान से, इस वाले केस में यहाँ पर क्या होगा? ये वाला ग्रुप हम बाहर कर देंगे। ये वाला OH हमने जब लेके आया, एक बार पहले हम स्टेप बनाते हैं एक बार अच्छे से। देखो तो इस वाले स्टेप में क्या जाएगा हमारे पास? CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर प्लस H और यहाँ पर क्या था? OH। आपको पता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत वीक होती है, बहुत अनस्टेबल होगा। तो ये वाला हमारे पास यहाँ से क्या होगा? बाहर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास लास्ट में फाइनली कुछ इस तरीके से हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O प्लस H और यहाँ पर क्या जाएगा? OH। और लास्ट स्टेप में ये H प्लस बाहर निकल जाएगा तो आपके पास फाइनली ये वाला प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला पॉइंट समझना है, ठीक है। तो बस आपको एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करना होता है? एसिड में कन्वर्ट करना होता है। सिर्फ यही चेंज हमारे पास ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है, बाकी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। सेम टू सेम वही बातें करते हैं जो हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में करते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले दोनों में डिफरेंस सीख लिया, दोनों के मैकेनिज्म सीख लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला क्वेश्चंस हमारे पास कुछ ऐसा है, CH3C, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है। तो पहले स्टेप में मैं ले लेता हूँ O3 CH2Cl2 -78 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जिंक, ठीक है। और यहाँ पर वही मैं दोबारा से O3 CH2Cl2 -78 डिग्री, आपको सिर्फ डराने के लिए और कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H2O2। तो आप लोग मुझे बताइए आंसर कैसे करोगे? पता है सर, शॉर्ट ट्रिक होती है इस तरीके से, डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, तो आपके पास यहाँ पर आंसर का कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। और जिंक है तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को दर्शाता है, तो हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड ही बना रहेगा। ये कर लोगे आप आसानी से।
इस वाले केस में देखो, इसको ध्यान दो, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होगा। तो सबसे पहली बात, पहला तो कीटोन है, तो कीटोन में तो हम कुछ चीज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये जो दूसरा आपके पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा, एसिड में हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन की और बात करता हूँ, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऐसे कर दिया और आपने यहाँ पर वही ले लिया, यहाँ पर O3 और जिंक ले लिया, वो सब ना लिख के मैं एकदम शॉर्टकट कर देता हूँ, O3 और H2O2 ले लिया। यहाँ पर इस जिंक से हम लोग क्या पहचानेंगे, ये रिडक्टिव ओजोनलिसिस होता है। इस H2O2 से क्या पहचानेंगे, ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, वही डबल बॉन्ड हटाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओ, तो आंसर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O CH3, ये वाला बन गया। अब सुनो, इस वाले केस में सिर्फ चेंज कितना आएगा, ये आपके पास कीटोन एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा और यहाँ पर जो आपके पास एल्डिहाइड बनाया है, ये एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल आपके पास जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, CH3 यहाँ पर था ही, और यहाँ पर क्या जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। बस आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के केस में इतना याद रखना है कि एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी सारी कहानी एज इट इज चलती है। हम लोगों ने क्वेश्चंस करना भी सीख लिया, सारी बातें भी सीख ली। अब हम एक पॉइंट और सीखते हैं, रेशियो सेलेक्टिविटी। और रेशियो सेलेक्टिविटी के बाद कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस होंगे, वो आपको करवाता हूं, और फिर हम बात करेंगे ओजोनलिसिस ऑफ एल्काइंस। अब हम बात करते हैं रेशियो सेलेक्टिविटी इन ओजोनलिसिस। देखो, रेशियो सेलेक्टिविटी का मतलब आप लोग जानते ही हो, रीजन को सिलेक्ट करना। यदि हमारे पास सबस्ट्रेट में एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं तो हमारे पास ओजोनलिसिस कहाँ पर होगा। तो आपको मैंने अभी बताया, जो ये ओजोनोलिसिस प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उस ही एल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होती है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगी। हम बात कर सकते हैं रिएक्टिविटी वहीं ज़्यादा होगी जहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड होगी। या तो आप ऐसे समझ जाओ, नहीं तो हम लोगों ने अभी भी बात की थी कि ओजोनलिसिस में जो एल्कीन होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ओजोन किसकी तरह काम करता है, मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल। तो वह इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अटैक कहाँ करेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जिस डबल बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी वहीं पर रिएक्टिविटी भी हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इस बात को क्वेश्चन से समझाता हूं, तो देखो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहां पर C डबल बॉन्ड और यहां पर क्या है आपके पास, इस तरीके से CH3 है, ये वाली बात है। आपके पास यहां पर मैं लिखता हूं O3 ऑब्लिक Me2S, ये हमने कर दिया, और फिर लास्ट में मैं कर देता हूं देन NaBH4। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डबल बॉन्ड ये है और एक डबल बॉन्ड ये है। आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस लगेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा होगी, तो आप लोग इस डबल बॉन्ड को हटाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओगे, तो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। और ये वाली डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही बनी रहेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OMe, और यहाँ पर इस वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH। ये बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर आपके पास CH3 ग्रुप एज इट इज लगा होगा। अब अगले स्टेप में आपके पास क्या है, NaBH4 है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। हम लोगों ने बहुत अच्छे से रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा है। हम लोगों ने ये भी बात की थी कि NaBH4 कैसे होते हैं, वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात थी ये कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये कभी भी एस्टर का रिडक्शन नहीं करते, एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे। इस बात को याद है, हम लोगों ने ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस किए थे। तो बस सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ये वाली डबल बॉन्ड एज इट इज ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, और ये वाला एस्टर एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा, और यहाँ पर रहेगा आपके पास CH3। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गया रेशियो सेलेक्टिविटी से रिलेटेड। अगर मान लो दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से दो डबल बॉन्ड हैं, और यहाँ पर ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, और फिर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ O3 ऑब्लिक जिंक। आपको बस पहचानना आना चाहिए वो ओजोनोलिसिस कैसा है, रिडक्टिव है कि ऑक्सीडेटिव है। तो हमें पता है Zn को देखकर कि ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तो एल्डिहाइड ही बना रहेगा, बाकी कीटोन तो हर केस में होता ही है। यहाँ से डबल बॉन्ड हटाएंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे, क्योंकि ये वाली डबल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी। रेशियो सेलेक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ये वाली डबल बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी, तो हम बोलेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस होने की वजह से यहीं पर हमारे पास रिएक्शन होगा। ये वाली डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ पर भी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पर भी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है। अगर हम LiLH4 ले लें तो हमें पता है कीटोन का भी रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि LiLH4 एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब वो वाली बात एक दूसरी बात है जहां पर आपको रिएजेंट्स को कनेक्टिविटी के साथ एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब अगर मैं मान लो एक क्वेश्चन ऐसा ले लूँ, अब आप मुझे समझाना कहाँ पर क्या होने वाला है। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OMe है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है, और आप यहाँ पर ले लेते हो O3 ऑब्लिक Zn या फिर Me2S। तो हमें पता है रिजो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इस डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगा, इस पे रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन रिचनेस ज़्यादा है। डबल बॉन्ड हटाओगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाओगे, तो फाइनली आपके पास यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। सबसे पहले आपने इस डबल बॉन्ड को एज इट इज ऐसे बनाया, यहाँ पर आपके पास CH3 है, ये ऐसे किया, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OMe। एक तरफ आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और एक तरफ आपके पास एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अब एक क्वेश्चन की और बात करते हैं। आपके पास सबस्ट्रेट कुछ इस तरीके से है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे बना लिया, ये है सबस्ट्रेट, और मैं यहाँ पर रिएजेंट लेता हूँ वही O3 ऑब्लिक Zn ले लो या फिर Me2S ले लो। दोनों ही केस में क्या होने वाला है, रिडक्टिव ओजोनलिसिस होने वाला है। ये बात समझ में आ रही है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ओजोनलिसिस होगा कहाँ। तो भैया सबसे सिंपल सी बात ये है कि ओजोनलिसिस इस केस में कहाँ होने वाला है, आपके पास इस रिंग पर होने वाला है। इस पर तो कोई ओजोनलिसिस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है नाइट्रोजन की वजह से, तो यहाँ पर ओजोनलिसिस होगा। अगर आप ओजोनलिसिस करवाओगे तो कैसे करवाने वाले हो, ये डबल बॉन्ड है, तो पहले तो आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ लगाया और फिर आपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ लगाया, तो कैसे होने वाला है देखो। आप इस वाले केस में सबसे पहले यहाँ पर प्रीडीन को एज इट इज ऐसे बना लो, ऐसे बना लिया, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ऐसे ही कुछ होगा यहाँ पर, और साथ में क्या आ जाएगा, एक और आपका CHO और CHO का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप रिडक्टिव ओजोनलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस के कोई भी क्वेश्चन रिजियो सेलेक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। अब हम एक अपने और इम्पॉर्टेंट केस की बात करते हैं। यदि हम एल्काइंस लेके आएंगे तो वहां पर किस तरीके से ओजोनलिसिस होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ओजोनलिसिस ऑफ एल्काइंस कैसे होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक एल्काइन लेता हूँ R C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर R डैश है, और यहाँ पर वही दो कंडीशंस लूँगा। एक बार मैं रिडक्टिव ओजोनलिसिस करवाता हूँ, है ना, O3 Zn वगैरह हम लोग इस तरीके से लेंगे, और एक तरफ मैं करवाता हूँ ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस की बात करता हूँ। बस हमें ध्यान यहाँ पर यही रखना है। या फिर आप सिंपली ऐसे भी बात कर सकते हो, अगर ये सब ना लो, एक सिंपल सिर्फ आप O3 ले लो और इस तरफ आप यहाँ पर इसके साथ H2O ले लो, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी यहाँ पर कंडीशन आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जब आपने यहाँ पर O3 लिया तो आपके पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं इस वाले केस में बात करता हूँ तो इस वाले केस में आपको इस कंपाउंड की ब्रेकिंग सोचनी है, और हमेशा कीटोन किस में ब्रेक होते थे, याद करो, ऐसे वाले सबस्ट्रेट एसिड में ब्रेक होते थे। तो एक एसिड आप ऐसा बना दोगे RCOH और एक एसिड आप कैसा बना दोगे R-COOH। क्या आपको एल्काइन की ओजोनलिसिस समझ में आ रही है? अगर मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूं, देखो कैसे बना होगा, यहाँ पर हम समझते हैं। आपके पास क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR है, तो सबसे पहले O3 आया होगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ होगा RC डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R, और इस तरीके से मोल ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ होगा। और अगर यहाँ मोल ओजोनाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाएंगे, है ना, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करवाएंगे और ये वाली बॉन्ड यहाँ, इस तरीके से आपकी बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली क्या आंसर आ जाता है, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब हम H2 ले लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पर इसकी ब्रेकिंग होके हम लोग यहाँ पर एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। अगर इसी ही चीज़ को समझाने के लिए मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ ओजोन लेता हूँ तो मुझे बताओ यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होने वाला है, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3।
बस ओजोलिसिस ऑफ एल्काइंस के केस में आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने सारे टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि ओजोलिसिस दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीडेटिव और एक रिडक्टिव। फिर हमने दोनों के रिजल्ट्स को पढ़ा कि आपको ध्यान कैसे रखना है। फिर हमने मैकेनिज्म की बात की, रिडक्टिव ओजोलिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है, ऑक्सीडेटिव में थोड़ा सा चेंज आता है, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन्स, कि अगर एल्कीन में दो डबल बॉन्ड है तो किस तरीके से कहां पर ओजोन अटैक करने वाला है, मतलब कहां पर ब्रेकिंग होगी। और फिर हमने पढ़ा ओजोलिसिस ऑफ एल्काइन। अब लास्ट पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे यार, आपको सिंपल सी पता है, आप बचपन से करते आ रहे हो। यहाँ पर जो मेन बात सिखानी थी रिएजेंट्स में वो मैं सिखाना चाहता हूँ, जो कि आप सीख चुके हो। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो अब हम कुछ इन क्वेश्चंस की बात करते हैं और इसमें कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान रखना है। देखो, अगर आप यहाँ पर समझोगे तो यहाँ पर भी एक तरीके से रेजियो सेलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्कीन है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों में से आखिरकार रिएक्ट कौन करेगा। तो जब भी कुछ ऐसा आए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एल्कीन जो होता है वो क्या करता है, वेरी फास्ट रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू एल्काइन। रीजन होता है क्योंकि ये बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगी तो यहाँ पर ये क्या होगी, लेस न्यूक्लियोफिलिक होगी। तो मोर न्यूक्लियोफिलिक कौन होगी इनके कंपैरिजन में, हमारे पास डबल बॉन्ड कंपैरिजन में मोर न्यूक्लियोफिलिक होगी, तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दोगे और वह आपके पास एज इट इज ऐसा ही बना रहेगा। ये आपने यहाँ पर लगा दिया, ये डरावना सा ग्रुप, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ डराने के लिए ही होते हैं, बस आपको यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को लगाना था और आपने यहाँ पर इस तरीके से ये फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पर क्या था, PPH3 था, तो आपने इसको एल्डिहाइड बनाकर ही छोड़ दिया। अब जो साइड प्रोडक्ट है उससे इतना मतलब नहीं होता, हमें तो अपने मेन प्रोडक्ट पर ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहा है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है। इस वाले डबल बॉन्ड को हटाकर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपके पास क्या जाएगा, H। अगले स्टेप में क्या है आपके पास, LiAlH4 है, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपके पास एल्डिहाइड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर CH2 और OH का फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाएगा। इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दोगे आप, पूरे के पूरे CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दोगे। बस इतने आसान सवाल थे, जहाँ पर अगर आपको जस्ट रिएजेंट की नॉलेज है तो आप सवाल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, बस यहाँ पर रिएजेंट को जोड़ा गया है। देखो, सबसे पहले स्टेप में इस डबल बॉन्ड को हटाओगे और यहाँ पर कैसा करोगे, सबसे पहले आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, उस एल्डिहाइड को आपको एसिड में बदलना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखो ध्यान कि हमने यहाँ पर एसिड बनाया है, एल्डिहाइड नहीं बनाया। अरे भैया, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस है, इतनी सी जानकारी से समझ में आ जाएगा। SOCl2 क्या करते हैं, OH हटाकर Cl लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर Cl आ जाएगा। LiAlH4 क्या करेंगे भैया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये किस में कन्वर्ट करेंगे, एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये एल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, आपके पास कुछ इस तरीके की तस्वीर आ जाएगी, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। लास्ट स्टेप में क्या है, आपके पास अमोनिया है जो कि एक्सेस में है, तो आप यहाँ पर अमोनिया को ऐसे लिख दो, देखो। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंडेंसेशन रिएक्शन करवा सकते हो, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल को यहाँ से निकाल सकते हो, बड़े से ऐसे रिएक्शन करवा सकते हो। तो आपके पास फाइनली यहाँ पर क्या होगा, एक 7 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। बस गिन लो, अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे पे तो इसको आप गिन भी सकते हो। कैसे गिन सकते हो, देखो ध्यान से, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और साथ में ये क्या होगा आपके पास 7 नंबर पे नाइट्रोजन। तो आप इसको कर दो 7 और इसको बनाते हुए ऐसे कंप्लीट कर दो। तो ये सारे सवाल बेहतरीन सवाल थे, बस आप ध्यान से देखो। आपको भरोसा भी हो रहा है कि आपने इतने सारे डिफरेंट रिएजेंट के क्वेश्चन कर लिए। बस यही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी, कब समझ में आ जाए पता नहीं चलता कि कब हमें ऑर्गेनिक आने लगी है। लेकिन जैसे ही इसमें मैं रिएजेंट चेंज कर दूंगा आप घबरा जाओगे, पता नहीं नई चीज़ आ गई। तो आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी उतनी ही अच्छी होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ओजोलिसिस बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, सारी बातें हमने कर चुकी हैं, जितनी भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये हमारी सारी एल्कीन से रिलेटेड बातें हो चुकी हैं।
अगला मैंने लिखा था, जब मैंने स्टार्टिंग बताई थी इंट्रोडक्शन, तो मैंने बोला था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बताऊंगा और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बताऊंगा। तो सुनो, यहाँ नहीं बता रहा, मैंने आपको ऑलरेडी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बता रखा है। कहाँ पर? जब मैंने आपको बोरिन की पूरी कहानी पढ़ाई थी। अगर OMDM की बात है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो उसको मैं नेम रिएक्शन में ले लूंगा। जब मैं एल्कीन से रिलेटेड नेम रिएक्शन कराऊंगा तब मैं ओजोनोलिसिस दोबारा पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो मैं उसमें OMDM बहुत अच्छे से कराने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।